अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वगैरह में खुशामदीद। उस्मान डार 25 दिन से लापता होने के बाद अचानक जो है वो फिल्म स्टार शाहिद की हवेली से बरामद होते हैं और साकन पानियों में पत्थर नहीं बल्कि पूरी की पूरी चट्टान ही दे मारकर पूरे के पूरे सिस्टम को हिला कर रख देते हैं। उनके इंटरव्यू के बहुत सारे मुंदरजात यकीनी तौर पर कल रात से आपके सामने मौजूद होंगे और वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग पर भी थे। लेकिन मेरी नज़र में जो उस्मान डार साहब हैं उनकी तरफ से किए जाने वाला एक इंकशाफ ही इमरान खान को फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए काफ़ी है। सिर्फ एक इंकशाफ, बाकी इंटरव्यू, बाकी उनकी बातें, कौन ने किसने साजिश की, कहाँ पे साजिश हुई, कहाँ से बंदे लाए गए, हमलावरों को कहाँ पे ट्रेन किया गया, किसने इसके अंदर कौन सा रोल प्ले किया, कतई नज़र इस बात से सिर्फ एक इंकशाफ ही इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। और वो इंकशाफ ना सिर्फ इमरान खान पे भारी पड़ने वाला है बल्कि उस इंकशाफ की वजह से पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर भी मेरा ख्याल है कि अब ऑपरेशन क्लीन अप होगा या हो चुका होगा, उसके भी असरात हमारे सामने आएंगे। क्योंकि ये जो अमल है ना, ये एक दूसरे से इंटरलिंक है, इसको आप अलग करके नहीं देख सकते। यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि वो ऐसा कौन सा नुक्ता था जिसने पूरे के पूरे इस इंकशाफ के बाद राय को तब्दील कर दिया। और वो इंकशाफ कोई और नहीं था बल्कि वो इंकशाफ था जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि 9 मई के वाक़यात का मकसद दबाव डालकर आर्मी चीफ को ओहदे से हटाना था। और ये वाली बात जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं और यही वाली बात अनवारुल हक काकड़ साहब भी कह चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये बात काफ़ी हद तक कन्फर्म है कि 9 मई के वाक़यात का मकसद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को घर भेजना था, इदारे के अंदर एक बगावत की कैफियत को पैदा करना था। और ये बात माजी में भी हमारे सामने आ चुकी है। लेकिन इस इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ कर दिया गया है कि इमरान खान को अंदर से ही हदायत मिल रही होंगी। इसका मतलब यह है कि उस्मान डार साहब ने दबे लफ्ज़ों में इस बात का इकरार किया है कि इमरान खान साहब को अंदर यानी इदारे में मौजूद किसी शख्सियत या शख्सियात की तरफ से इस बात का गो हेड मिला था कि आप ये करेंगे तो उसके नतीजे में हमारी तरफ से ये इक़दाम होगा। और सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई शख्सियत जो है इसके ऊपर अंगूठा लगाकर इसको सनद कबूलियत बख्श देगी और ये इनकलाब मुकम्मल हो जाएगा। और उसके नतीजे में जनाब इमरान खान साहब ताउम्र इस मुल्क पर हुक्मरानी करेंगे। इसका मकसद यही है, क्योंकि जो बात उस्मान डार साहब ने की है वो मिन्नो अन इसी बात की तरफ इशारा करती है। उस्मान डार का ये कहना था कि 9 मई के वाक़यात का मकसद दबाव डालकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। हो सकता है इमरान खान को इदारे के अंदर से भी कोई हदायत दे रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इदारे के अंदर से कोई ना कोई ऐसा सेगमेंट मौजूद था जो इमरान खान की मोहब्बत में उतावला होकर अपने ही इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ बगावत को हवा दे रहा था। और ये वाला जो एलिगेशन है इसने पूरे के पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। और ये जो इंकशाफ उस्मान डार साहब ने किया है ये इसको इतना ज़्यादा हमें जो है ना लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बात पे जो है हमारे सामने पहले भी आ चुकी हैं। अलबत्ता अगर हम इस इंटरव्यू को उस ख़बर की रोशनी में देखें जो सामने आई थी कि इमरान खान साहब की तरफ से अपने लोगों को बहुत सारी हदायत दी जा चुकी हैं, जिसमें इस बात की हदायत भी शामिल है कि इंतखाबात का ऐलान होते ही रुपोश रहनुमा सामने आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के जहन में कोई और नई स्ट्रेटजी भी डेवलप हो रही है। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस खबर में जनाब जो है एक्सप्रेस न्यूज़ के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा इंतखाबात के लिए सियासी हिकमत अमली मुरतब कर ली। ज़राए PTI के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम के हवाले से पार्टी रहनुमाओं को हदायत पहुँचा दी कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही PTI इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर देगी। ज़राए का ये भी कहना है कि मुल्क भर से ज़िलाई सतह पर वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद कराए जाएंगे और रूपोश रहनुमाओं को भी वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां शुरू करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही रूपोश रहनुमा मंजर आम पर आएंगे। यानी ये वही एक्टिविटी है जो 9 मई को होनी थी, हुई, और अब भी एक मरतबा फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने के लिए ये एक्टिविटीज़
कोशिश हो रही थी। लेकिन बदकिस्मती ये है इमरान खान साहब की कि जिस वक्त वो अपने लिए कोई पॉलिटिकल गुंजाइश हासिल करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की जमात का कोई बंदा सामने आकर उनकी सारी की सारी कोशिश को रायगां कर देता है, उसके ऊपर पानी फेर देता है। अब अगर आप गौर करें तो उस्मान डार साहब का जो दुनिया न्यूज़ का इंटरव्यू है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। एक इस बात का तासुर मिलता है बहुत ही क्लैरिटी के साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 ग्रुप्स मौजूद थे। एक वो ग्रुप था जो एतदाल की बात करता था, जो पाकिस्तानी फ़ौज की मुखालफत ना करने की बात करता था, जो इमरान खान को इस बात के बारे में आगाह करता था कि जनाब ये मीर जाफ़र मीर सादक वाली कैंपेन ना चलाएं, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की लाइन और लेंथ पर ही खेलें जैसे आप माजी में खेलते चले आए हैं। लेकिन इमरान खान साहब हॉक्स के शिकंजे में आ गए और इसके अंदर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उन लोगों का नाम लिया है जो इमरान खान को इस इंतहाई रवैये पर जाने पर प्रवोक करते रहे, जिसमें मुराद सईद, हम्माद अज़हर, आज़म स्वाति का नाम लिए हैं जनाब उस्मान डार साहब ने। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि ख़ास तौर पर जत्थों की हिदायत भी इमरान खान साहब की तरफ से दी गई, और जत्थों की हिदायत किसको दी? उन तमाम लोगों को दी गई जिन्होंने ख़ास तौर पर काबुल का, आपको याद है वो एक तस्वीर जिसके अंदर कोई साहब वहाँ पर खड़े होकर कहवा पीते हुए ये कहते हैं कि डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, और उसके बाद फिर आबादकारी के अमल का आगाज़ होता है और बड़ी तादाद में कालादम तंजीम के अरकान खैबर पख्तूनख्वा के अपर एरियाज़, जिनमें अपर दीर है, एजेंसीज़ एरियाज़ हैं और सवात के एरियाज़ हैं, वहाँ पर ना सिर्फ मौजूद होते हैं बल्कि उनकी एक्टिविटीज़ भी दोबारा शुरू हो जाती हैं और वो वहाँ पर अपने कदम जमाने शुरू कर देते हैं। और ये सब कुछ इमरान खान के दौर में ही हुआ। और उसके बाद मुराद सईद साहब इस बात का क्रेडिट लेने के लिए सामने आ जाते हैं कि जनाब हमने तो इस मामले को रोकने की बहुत कोशिश की, ये तो मौजूदा हुकूमत है और ये रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा है जिसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। ऑल्दो कि इसके बेनिफिशरी खास तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही थे, क्योंकि इनकी मदद से इमरान खान ने बकौल उस्मान डार उस ह्यूमन शील्ड को डेवलप किया जिसने जमान पार्क में 48 घंटे तक पूरी की पूरी रियासत का जो है मुकाबला किया था, और पेट्रोल बम बनाने की और पेट्रोल बमों से पुलिस की गाड़ियों को, बख्तरबंद गाड़ियों को, बंदों को जख्मी करने की और गाड़ियों को जलाने का अमली जो नमूना है वो पेश किया था, और इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया था कि हमारी मौजूदगी में इमरान खान को गिरफ्तार करना नामुमकिन है और रियासती ताकत भी इमरान खान का सामना करने की सलाहियत नहीं रखती। और ये वो नुक्ता था जिसने पूरे के पूरे रियासती ढांचे को चौंका के रख दिया था। अब उस्मान डार के इंकशाफात अपनी जगह पर हैं और उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि उनके बकौल बात अब किसी को ढकी छुपी नहीं है। क्योंकि अगर 9 मई के वाक़यात पर इमरान खान के पास या उनका जो चालान है वो सबमिट हो रहा है, इमरान खान को बगावत का मुल्ज़िम डिक्लेयर किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस्मान डार के इस एतराफ़ ने इमरान खान को फांसी घाट के और ज़्यादा करीब कर दिया। अब असल मसला ये आएगा, असल मरहला भी ये आएगा कि वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ मौक़े पर इस बात का इजहार कर रहे हैं, क्या वो मिलिट्री ट्रायल के दौरान वहाँ पर जाकर मजिस्ट्रेट के सामने या वहाँ पर जो मौजूद मिलिट्री कोर्ट का सुपरवाइज़र है, सुपरवाइजिंग जज है, उसके सामने जाकर ये बयानात रिकॉर्ड कराएंगे? और उससे बढ़कर ये कि जब अपील का मरहला आएगा मिलिट्री कोर्ट से सज़ा के बाद हाई कोर्ट्स के अंदर, तो क्या वहाँ पर ये तमाम लोग अपने बयानात पर कायम रहेंगे? और अगर ये अपने बयानात पर कायम रहते हैं तो आप इस बात को लिख के ले लें कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासी तारीख का माजी बनने जा रहे हैं, और उनको माजी बनने से इस एतराफ़ के बाद कोई और नहीं रोक सकता। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उसकी लीडरशिप ने और इमरान खान की लीगल टीम ने, जिसमें शुएब शाहीन साहब भी शामिल हैं, उन्होंने अपने ट्वीट्स में जो है उस्मान डार के इस मौक़िफ़ को रद्द कर दिया है, और उनका ये कहना है कि जो बंदा 25 दिन तक लापता हो और वो अचानक अदाकार शाहिद की हवेली से बरामद हो जाए और अदाकार शाहिद के अदाकार बेटे कामरान शाहिद को इंटरव्यू दे दे, तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ एक स्क्रिप्टेड एक्टिविटी है।
اور اس اسکرپٹڈ ایکٹیویٹی کا کوئی اثر نہیں ہوگا عمران خان کے ٹرائل کے اوپر، اور اس اسٹیٹمنٹ کا بھی کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، یہ شعیب شاہین صاحب کا کہنا ہے۔ البتہ وہ جو ہیں پی ٹی آئی کے دیگر لیڈرشپ، انہوں نے بھی عثمان ڈار کے اس موقف سے اظہار لا تعلقی کیا ہے۔ حماد اظہر صاحب کا نام چونکہ یہ جو ہے عثمان ڈار صاحب انہوں نے اپنے انٹرویو میں لیا، اور انہوں نے بھی حماد اظہر کو ان لوگوں میں شامل کیا جو فوج کے خلاف بیانیہ بنانے میں اور فوج کے خلاف کارروائیاں کرنے میں عمران خان کے ساتھی تھے۔ لہٰذا عثمان ڈار کے اس انٹرویو کے بعد حماد اظہر صاحب کا بھی ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے، جس کے اندر حماد اظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹی وی پر تشدد زدہ، دھمکی امیز اور 2 ہفتوں سے لاپتہ شخص کا اسکرپٹڈ انٹرویو نشر کرنا کیسا پاگل پن ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ عثمان ڈار پر کیا گزری ہوگی۔ کیا ہم عوام کو اس قدر گونگا سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس قابل رحم تماشے کو نہ دیکھے؟ اور ان کے اس بات کا یقینی طور پر اثرات ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اثرات نہیں ہوں گے۔ عثمان ڈار صاحب کے گھر پر اور ان کی والدہ محترمہ کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا، توہین امیز جو سلوک تھا، اس کے اوپر جو مختلف ان کے ٹویٹس اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی ہیں، انہوں نے جب تک وہ حراست میں نہیں لیے گئے تھے، انہوں نے عمران خان صاحب سے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا تھا۔ حراست سے مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ لاپتہ نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ جس قدر فریلی موو کر رہے تھے، اسے تو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو وہ تو لاپتہ بھی نہیں ہوئے، وہ تو شاہد صاحب کی حویلی میں ہی قیام پذیر تھے، اور کامران شاہد صاحب ان کو انٹرٹین کر رہے تھے اپنی حویلی میں۔ بظاہر تو اس طرح کی چیزیں لگ رہی ہیں۔ البتہ یہ جو ماضی ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ یہ سب کچھ بھی ہوا تھا 9 مئی کے واقعات کے بعد، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی اگست میں گرفتاری کے بعد، اور اس گرفتاری کا نتیجہ ایک خوفناک کریک ڈاؤن اور مقدمات میں تیزی کا راستے بھی ہمارے سامنے آیا تھا۔ اب عثمان ڈار صاحب منظر عام پر آ گئے ہیں۔ عثمان ڈار صاحب نے سیاست اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کو الوداع کہہ دیا ہے۔ البتہ وہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا اب بھی اعتراف کرتے ہیں اور اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میں تو اب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں، لیکن اب بھی پاکستان تحریک انصاف سیالکوٹ میں جس کو بھی خواجہ آصف کے مقابلے میں ٹکٹ دے گا وہ جیتے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو باور بھی کرا رہے ہیں کہ عمران خان ایک پولیٹیکل ریئلٹی ہے اور اس ریئلٹی کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن اس کو تسلیم کرنے کے لیے عمران خان کو مائنس ہونا پڑے گا، اور عمران خان کسی بھی صورت مائنس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے ان کو پھانسی گھاٹ کے سامنے لا کر بھی کھڑا کر دیا جائے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر آ کر ہمارے تمام فیصلہ ساز بھی شاید یہ سوچنے پر اب مجبور ہو جائیں کہ ہوں ادا کی کرنا ہے، کیونکہ یہ سچویشن اب اگر آگے بڑھتی ہے تو مجھے وہ لطیف کھوسا صاحب کی بات بالکل مبنی بر حقیقت بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ عمران خان کو بھی بھٹو کے انجام سے دوچار کیا جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔